Hello dear students. In this video I am going to tell you about some tips which will be very beneficial for your different practical examinations. जैसा कि आप जानते हैं कि इस करंट टाइम पर प्रैक्टिकल चल रहे हैं, तो इस टाइम पर हमें बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ाहट सी होती है कि हमारा वाइवा कैसे होगा, हम प्रैक्टिकल कैसे देंगे, ये सब चीज़ें सही हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। तो इन सारी चीज़ों के प्रॉब्लम को लेने के लिए आप यहाँ पर कुछ मैं टिप्स दे रहा हूँ, जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर मैं प्रैक्टिकल के रेस्पेक्ट में बोलूँ तो प्रैक्टिकल में सबसे पहले आपको इतना ध्यान रखना है कि जिस जगह पर मैं जो कह रहा हूँ, सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेस की। जिस प्लेस पर आप वर्क कर रहे हैं वो प्लेस आप कोशिश करिए फाइनल टाइम तक, जब तक आपका जो ऑब्जर्वर हैं, जो एक्सटर्नल हैं, वो देखने नहीं आते, वो नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए? नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। वो आपका नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। जितना वो साफ़ सुथरा रहेगा उतना ही अच्छा काम वहाँ पर उसे लगेगा और एक्सटर्नल के ऊपर उसका ऊपर डेफिनेटली एक इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरी चीज़ हम बात करें कि कोशिश करें कि आप अपने स्कूल की प्रॉपर ड्रेस के अंदर हों और आपकी ड्रेस प्रॉपर होनी चाहिए। आप बिल्कुल भी अनड्रेस ना हो। ऐसा ना हो कि आपकी ड्रेस इम्प्रॉपर हो और आपने पैंट को, शर्ट को इस तरीके से पहन रखी है, तो वो बिल्कुल एक गलत इम्पैक्ट डालती है स्टूडेंट के ऊपर। ओके, थर्ड पॉइंट की बात अगर हम करें इसके अंदर, जब भी हम प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो आपका जो प्रैक्टिकल वर्क है जो आप वहाँ कर रहे हैं, जिसमें आप, मैं कहूँ कि जैसे आपकी लैब मैनुअल है या फिर आपका प्रोजेक्ट है, वो सारी की सारी चीज़ें पूरी की पूरी कंप्लीट होनी ज़रूरी है। अगर वो कंप्लीट हैं तो उसका भी पूरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सारी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जो आपका इनकम्प्लीट हो, या फिर ऐसा हो कोई काम भी नहीं होना चाहिए कि आपने उस फाइल को उसी दिन चेक कराया और डेट उस दिन की पड़ी हो जिस दिन एक्सटर्नल आ रहा है। तो वो इस चीज़ को अगर ऑब्जर्व कर लेगा तो डेफिनेटली आप उसकी नज़रों में एक नेगेटिव पॉइंट की तरफ मूव कर जाएंगे। वो आपको एक तो नेगेटिव नज़रिए से देखेगा कि ये बच्चा जो है तरीके से नहीं रहा है और इसने जिस तरीके से काम करना चाहिए था उस तरीके से काम नहीं करा और फाइनल टाइम पर आकर इसने अपने काम को पूरा करा है। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल के टाइम पर आपको ध्यान रखनी है, जो मेन चीज़ें होती हैं। आगे अगर हम बात करें तो इसमें जो आगे फर्दर चीज़ें हैं वो हैं वाइवा से रिलेटेड। कि वाइवा वॉइस की अगर हम बात करें तो उसमें आपसे पूछते हैं क्या क्या होना चाहिए। तो इसमें भी आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है वो इसी को लेकर लगता है, क्योंकि प्रैक्टिकल वगैरह में तो टीचर्स वगैरह ही मदद कर देते हैं, लेकिन जब वाइवा की बात आती है तब उस वक्त टीचर भी कुछ नहीं कर पाते और वो सारा का सारा डिपेंड होता है एक्सटर्नल पर और आप, कि आप किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, जिसमें सबसे पहली टिप है कि एक तो आपको एक कॉन्फिडेंट स्माइल रखनी है। एक कॉन्फिडेंट स्माइल रखनी है, चाहे आपको कुछ आता हो या ना आता हो, एकदम खुश होकर अच्छे तरीके से जाइए और जाके सेकंड पार्ट आप उनसे पूछिए कि आप उनसे पूछिए सर इफ़ आई कैन टेक सीट और नॉट। आप मतलब सीट के बारे में पूछे कि सर मैं बैठ जाऊँ, इस तरीके की बात आप कह सकते हैं। टेक द सीट और नॉट, ये वाली कंडीशन आप उनके सामने रखें जब वो आपसे कह दे। मतलब ओवरऑल बात इतनी है कि आप एक रेस्पेक्ट और एक गुड एटीट्यूड को दिखाएं एग्जामिनर की तरफ, इस तरीके का डिस्प्ले करें कि जिससे मालूम पड़े कि आप जो है, आपको एक नेचर जो है वो नेचर बहुत अच्छा है, जिसको बेस पर एग्जामिनर शुरू की कंडीशन में ही क्या हो जाए, आपकी तरफ एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लगे। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, ठीक है। और अगली जो चीज़ है कि आप एक प्रिपेयर्ड स्पीच को कभी ना बोलें, वो रिकॉग्नाइज हो जाती है। प्रिपेयर्ड स्पीच का मतलब है, प्रिपेयर्ड स्पीच का मतलब है कि आपने पहले से ही कोई स्पीच करी, मैं जाऊंगा ऐसे बोलूंगा, हेलो सर, ये गुड मॉर्निंग सर वगैरह वगैरह। तो ऐसा ना रहें, जैसे आप हैं नेचुरली, जैसे पॉजिटिव हैं उस तरीके से रहें। सामने बैठें, कॉन्फिडेंटली स्माइल करें और स्माइल करने के बाद फिर आप जैसे जैसे वो क्वेश्चन पूछें उस क्वेश्चन का आंसर देते रहे जो वो आपसे पूछता है। अब यहाँ बात आती है कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है और क्या क्या चीज़ें दिखती हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं स्टार्टिंग करूँ तो स्टार्टिंग ये करें कि आप अपनी बुक, जैसे कि सपोज करो मैं इसमें बायोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ, तो बायोलॉजी के रेस्पेक्ट में इतना होना है कि सबसे पहले आपको लर्न करने हैं चैप्टर मतलब चैप्टर के नेम। आपके जितने भी चैप्टर हैं वो सारे चैप्टर के नेम आपको सबसे पहले याद होने चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन अगर कभी कोई पूछता है एक्सटर्नल तो यही पूछता है कि आप उस चैप्टर का नाम बता दीजिए। दूसरे नंबर पर आपको अगर आता है चैप्टर के बाद, फिर आपको हर चैप्टर के अंदर से स्पेसिफिक टॉपिक पता करने हैं। जैसे कि सपोज करो मैं बायोलॉजी के रेस्पेक्ट में पूछूं और मैं कहूं कि आप मुझे जीएमओ के बारे में बताइए, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि सर ये चैप्टर नंबर 12 से है, बायोटेक्नोलॉजी की जो एप्लीकेशन यानी एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर का नाम है और ये उस चैप्टर से आता है। फिर उसके बारे में आप उसके बारे में 2-4 पॉइंट जो भी आपको पता हो वो आप उन्हें बताइए। तो आपको टॉपिक
और चैप्टर नेम। सबसे पहले चैप्टर नेम एंड देन उसके बाद ये पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक किस चैप्टर से बिलोंग करता है। ये 2 बातें आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। तीसरे नंबर पर आता है आपका प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट मतलब जो आपने असाइनमेंट बनाया है, जो प्रोजेक्ट बनाया है, वो आपको अच्छी तरीके से आपने उसे पढ़ रखा हो, आप उसे अच्छी तरीके से लर्न करके जाएं और उसके टॉपिक को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है आपको। एक टॉपिक अगर आपने जिस भी टॉपिक बनाया तो उस टॉपिक को डीपली पढ़ें और उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना और वो आपसे बिल्कुल भी नहीं छूटना चाहिए। तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से पूछे आते हैं और उसके बाद फिर वो आप क्या करना है, इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट हूँ तो आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए कि आपने जो एक्सपेरिमेंट करा है वो एक्सपेरिमेंट कैसे होता है। और अगर बायोलॉजी में बात करें जैसे 2 से 3 एक्सपेरिमेंट दिए जाते हैं तो उन 2 से 3 एक्सपेरिमेंट के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस वो आस्क कर सकता है, जो कि हो सकता है प्रैक्टिकल टाइम पे ना पूछे, वो वाइवा के टाइम पे ही पूछेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें डीएनए आइसोलेशन का एक्सपेरिमेंट है हमारी बायोलॉजी के अंदर 12th क्लास में, तो इस डीएनए आइसोलेशन के एक्सपेरिमेंट पे वो पूछ सकता है कि भाई हमने डिटर्जेंट क्यों यूज़ करा, डिटर्जेंट हम क्यों यूज़ करते हैं, हम एंजाइम्स क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम जब कोई सॉल्यूशन बनाते हैं जैसे सपोज करो हम मटर से डीएनए निकाल लें तो पी सॉल्यूशन बनाते वक्त हम उसमें NaCl क्यों डालते हैं। तो ये सारी चीज़ें, हमने चिल्ड इथेनॉल क्यों लिया, इथेनॉल की जगह हम कोई और क्यों नहीं ले रहे। तो ये सारी बात आपको बिल्कुल याद रखनी है कि इस टाइप के क्वेश्चंस वो आपसे आस्क करेगा। इससे ज़्यादा डीपली चीज़ को वो पूछता नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई प्रॉफिट को पूछेगा। इन केस कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक को वो डिटेल में पूछ ले, तो ऐसे टॉपिक को अगर आपसे नेगलेक्ट भी हो जाते हैं जिसको आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पता, तो कम से कम इतना याद रखना है कि यहाँ पर कि ये चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। अगर आप इस चीज़ के ऊपर भी जाओगे तो मैं एक बात से कंफर्म हूँ कि वो आपको 28 आउट ऑफ 30 तो 100% दे ही देगा। तो ये मेरी एक हल्की सी राय है, छोटी सी राय है कि आप किस तरीके से एग्ज़ाम के अंदर बैठे और किस तरीके से ऐसी सिचुएशंस को टैकल करें। बी कॉन्फिडेंट और एकदम बढ़िया तरीके से चिल होकर हंसते हुए मुस्कुराते हुए जाइए। जितना आपको आता है उतना बताइए, जो नहीं आता उसके लिए सॉरी बोलिए कि सर मेरा ये प्रिपेयर नहीं है और मैं जल्दी इसको कवर कर लूँगा बिफोर एग्जामिनेशन। बस इतना ही इस वीडियो में कि किस तरीके से आप सारी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, और ये कुछ छोटी सी टिप्स थी जो शायद मे भी आपके काम आ सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।